नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, देश के जिन 5 राज्यों में अगले 4 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें 2 राज्य ऐसे हैं, केरल और असम, जहां पर कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी की संभावनाएं देख रही है। चूंकि इन दोनों राज्यों में 10 वर्षों से विपक्षी दलों की सरकारें हैं। असम में 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केरल में 10 वर्षों से वाम मोर्चा की सरकार है, एलडीएफ की सरकार है। असम में पहला 5 साल सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, और फिर दूसरा 5 वर्ष अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। मित्रों, इन दोनों राज्यों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस लिया है। यही 2 राज्य हैं 5 राज्यों में जहां पर कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी की संभावनाएं देख रही है। अभी अभी संपन्न हुए केरल में स्थानीय निकाय चुनाव का परिणाम जो आया है, इसने कांग्रेस पार्टी के उत्साह में और बढ़ोतरी किया है। इस संभावना को बल दिया है कि 10 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर केरल की सत्ता में वापसी कर सकती है। वैसे मित्रों, केरल वह राज्य है जहां प्रायः हर 5 वर्ष पर सत्ता बदल जाया करती थी। 5 साल एलडीएफ, जिसमें सीपीएम सबसे बड़ी दल, और अगला 5 साल यूडीएफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल। लेकिन पिछली बार 2021 में ऐसा नहीं हो सका। लगातार दूसरी बार सीपीएम पी विजयन ने दोबारा सरकार बनाने में कामयाबी पाई। वैसे ही असम में वैसे इतिहास अलग रहा है। 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, उससे पहले 15 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो इन दोनों राज्यों में जितने भी फैसले लेने हैं, विगत दिनों कांग्रेस पार्टी के कार्य समिति की बैठक हुई। उस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों को हर फैसला लेने के लिए सीडब्ल्यूसी ने अधिकृत किया। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं ने कमर कस लिया है। लेकिन इन दोनों राज्यों में मित्रों, प्रभाव और परिणाम जो आने वाला है, उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका रहेगी वो होगी असम में गौरव गोगोई की, जो कि संसद में, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता भी हैं, और वी सतीशन, जो कि केरल में विधानसभा में विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं दोनों राज्यों में। अब उन समस्याओं से ये दोनों नेता, गौरव गोगोई और वी सतीशन, दोनों पार पा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस बात पे निर्भर करेगा केरल और असम का चुनाव परिणाम। जहां तक केरल का सवाल है, तो सबसे बड़ी चुनौती केरल में कांग्रेस पार्टी के पास है शशि थरूर का। मित्रों, शशि थरूर 4 बार के सांसद हैं तिरुवनंतपुरम में। केरल कहा जाता है कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। तथ्य और तर्क का महत्व होता है केरल की राजनीति में। अभी विगत साल भर से जिस प्रकार के मुद्दे शशि थरूर के द्वारा उठाए जा रहे हैं, ऐसे मुद्दों के बीच ये विधानसभा चुनाव होता है तब जब शशि थरूर कांग्रेस पार्टी की मुख्य धारा से कटे हुए दिख रहे हैं। इसका परिणाम पर क्या असर पड़ेगा? अभी अभी संपन्न हुए तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। यह वही क्षेत्र है जहां से शशि थरूर सांसद हैं। अब इसका क्या असर पड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, साल भर के अंदर जितने भी सर्वे और ओपिनियन पोल हुए हैं केरल को टारगेट करते हुए, केरल के संदर्भ में हर ओपिनियन पोल और सर्वे में मुख्यमंत्री पद के सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के रूप में शशि थरूर पहले नंबर पर चल रहे हैं। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएगी केरल में? और अगर नहीं बनाएगी तो शशि थरूर की भूमिका क्या होगी? और शशि थरूर की अनुपस्थिति में क्या केरल में अभी जो कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, क्या वो उन परिस्थितियों को संभाल पाने में सक्षम होंगे? यह सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर यह है मित्रों कि केरल की राजनीति में
केरल की राजनीति में इस बार जो चर्चा है कि पी विजयन एलडीएफ के सीएम के उम्मीदवार नहीं होंगे, बल्कि के शैलजा वहां उम्मीदवार हो सकती है। अब इस पर भी नजर बना के रखना होगा कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। शैलजा की लोकप्रियता से सभी लोग वाकिफ है। तीसरा फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के केरल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने के बाद से लगातार सामाजिक समीकरण जो है एक तरह से दोबारा का पुनर्गठन हो रहा है। अगर सबसे बड़े मतदाता समूहों की हम बात करें तो मुसलमान 26%, 27% लगभग आबादी है मुसलमानों की। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आज एकजुट है, लेकिन जो ईसाई आबादी है 18 से 19% केरल का, वो कांग्रेस के साथ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के साथ जाता हुआ जाना नहीं चाहता वो ईसाई आबादी, बल्कि वहां नहीं जाना चाहता जहां पर कि 26-27% मुसलमान जाना चाहते हैं। और यूडीएफ की सबसे बड़ी ताकत कांग्रेस के गठबंधन में जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, IUML, यह सबसे बड़ी घटक है। तो उसके रहते हुए केरल के ईसाई क्या कांग्रेस पार्टी के गठबंधन पर भरोसा करेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का हल कांग्रेस आज तो नहीं दिख रहा है। आज तो दिख रहा है कि ईसाई मतदाता केरल के उधर नहीं रहेंगे जिधर 26% मुसलमान मतदाता रहेंगे। यह एक बड़ा सवाल दिख रहा है केरल की राजनीति में। दूसरा सवाल यह दिख रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर चुनौती देखेंगे अगर, तो कि शशि थरूर की नाराजगी के बाद क्या केरल का नायर समाज जो है, जो कि आबादी में लगभग 15% है हिंदू आबादी में, तो क्या ये नायर जिस जाति से शशि थरूर आते हैं कांग्रेस के साथ आज भी उसी मजबूती से कांग्रेस का साथ देगा जिस मजबूती से पहले दिया करता था, तब जब सत्ता बदली करती थी करती थी हर 5 साल पर? उसके 2 कारण हैं। एक तो सबसे पहले सीपीएम की इस सरकार में नायर समाज से 7 मंत्री हैं। नायर समाज का महत्व पता है सीपीएम को, पी विजयन को पता है, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी को पता नहीं है कि शशि थरूर और नायर वर्तमान केरल की राजनीति में एक दूसरे के पूरक बन के खड़े हैं। तीसरी तरफ इस नायर समुदाय में बीजेपी भी एक प्रकार से अपना सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी ने भी राजीव चंद्रशेखर को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और राजीव चंद्रशेखर की काबिलियत पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो एक अलग प्रकार का सामाजिक समीकरण इजावा, दलित और नायर का भारतीय जनता पार्टी भी बनाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे समय में केरल में ये सब तथ्य के रहते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है सरकार में आना, यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। वही असम की अगर हम बात करें तो गौरव गोगोई के पास भी चुनौती कम नहीं है। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन साथ साथ यह भी ध्यान रखने की बात है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में घट रही घटनाओं का प्रभाव और हेमंत बिश्व शर्मा का योगी स्टाइल में काम करना, योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में काम करना, और इस बीच बदरुद्दीन अजमल की पार्टी द्वारा अलग से चुनाव लड़ना, कांग्रेस के गठबंधन से अलग हो जाना, इन सब चीजों का कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन भी विधानसभा चुनाव के दौरान होना बाकी है। लेकिन यह बात तय है कि इन सब में सबसे बड़ी चतुराई, कुछ आरोप तो गौरव गोगोई पे भी लग रहे हैं, उनकी पत्नी के माध्यम से, एलिजाबेथ के माध्यम से यह भी लग रहा है कि ये एलिजाबेथ जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी आना जाना लगा रहता है। आईएसआई के इशारे पर कुछ काम करने का आरोप लगाया हेमंत बिश्व शर्मा ने। अब इन सब चीजों का असर तुम एक पता है कि अंततः चुनाव चाहे वो केरल का हो चाहे असम का हो, ध्रुवीकरण सबसे बड़ा फैक्टर होगा। और यहां कोई ध्रुवीकरण जातिगत कम होगा, धार्मिक ध्रुवीकरण ज्यादा होगा। और
इतिहास गवाह है कि जब जब धार्मिक ध्रुवीकरण ज्यादा हुआ है, कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी का कारण बना है। तो सवाल यह है कि क्या केरल और असम में, जहां पर कि कांग्रेस पार्टी सत्ता की एकमात्र दावेदार है विपक्ष के रूप में, केरल में हम यह अनुमान नहीं लगा सकते, कोई नहीं कह सकता कि बीजेपी वहां सरकार में आ जाएगी। हां, पहले से बेहतर प्रदर्शन होगा भारतीय जनता पार्टी का, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार बनाएगी यह मानना असंभव है, संभव ही नहीं है। लेकिन यह खतरा तो है, कांग्रेस अगर अपने आप को एकजुट नहीं रख सकी, सही फैसले नहीं कर सकी, तो एलडीएफ कोई भी खेल करने में सक्षम है। वहीं असम में 10 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी सामाजिक समीकरण को कांग्रेस से कैसे तालमेल बैठा पाती है कांग्रेस, यह सब कुछ निर्भर करेगा मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सबसे ज्यादा जमीन पर गौरव गोगोई की काबिलियत भी साबित होनी है असम में। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर होती है जिसका विश्लेषण आप जिसके तह में जाकर जानना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।